हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो क्लास 12 के भौतिकी का एक चैप्टर है उसमें हम लोग 30 प्लस से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ ही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पे होगा उस कॉन्सेप्ट को भी क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे ताकि क्या होगा, जो चैप्टर में टॉपिक्स है वो हमको याद रहे और एग्जाम के दिन हम अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पिंड पर धन आवेश उत्पन्न किया जा सकता है प्रोटॉन जोड़कर, इलेक्ट्रॉन को निकालकर, इलेक्ट्रॉन जोड़कर, प्रोटॉन जोड़कर या इलेक्ट्रॉन को निकालकर। देखिए, पहला और चौथा ऑप्शन पहले ही गलत हो गया क्योंकि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए मतलब आवेशन में प्रोटॉन का कोई हिस्सेदारी नहीं होता है, भाग नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है नाभिकीय बल से परमाणु में क्या होता है, बंधा रहता है, इसलिए प्रोटॉन जोड़कर या हटाकर तो किसी वस्तु को आवेशित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे धन आवेशित करना है, किसी वस्तु को धन आवेशित करना है तो आपने पढ़ा होगा किसी वस्तु को धनावेशित करने के लिए क्या करते हैं, उसपे से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। निकालने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कमी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का कमी होने के कारण वो वस्तु धन रूप से आवेशित हो जाता है। और दूसरा आवेशित मान के चलो वस्तु है, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं तो इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी जिसके कारण वस्तु क्या होगा, ऋणात्मक रूप से आवेशित होगा। तो यहाँ पे धन आवेशित करना है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब कागज के हल्के टुकड़े जिन पर क्या हो, जिन पर कोई आवेश नहीं होता है उन्हें ऋणात्मक रूप से आवेशित कंघी के निकट रखा जाता है तो वहां होगा आकर्षण प्रतिकर्षण, कोई बल नहीं कह नहीं सकते। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि एक पिंड क्या हो, आवेशित हो और दूसरा पिंड आवेशित नहीं हो तो उनके बीच हमेशा याद रखिए कि आकर्षण होता है। देखिए, कंघी क्या है, ऋण रूप से आवेशित है और जो कागज के टुकड़ा है इन पे कोई आवेश नहीं है तो इनके बीच जो बल लगेगा हमेशा आकर्षण का बल लगेगा। किसका बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि एक आवेशित वस्तु दूसरे अनावेशित वस्तु को हमेशा क्या करेगा, आकर्षण, विकर्षण उनके बीच नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। एक ठीक है, एक आवेशित वस्तु दूसरे अनावेशित वस्तु को हमेशा क्या करेगा, आकर्षण करेगा। ठीक है, मतलब आकर्षित करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जब हम रेशम के साथ एक कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो कांच के छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, मतलब कांच के छड़ पे बताना है कि कैसा आवेश उत्पन्न होगा। देखिए, जब ये प्रक्रिया करते हैं, ये क्रियाकलाप करते हैं कि रेशम के कपड़े के साथ कांच के छड़ को रगड़ते हैं, कपड़ा हो गया आपका। ठीक है, तो कांच के छड़ पे से होता यह है कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े पे चला जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन किस पे से निकल रहा है, कांच के छड़ पे से, तो इलेक्ट्रॉन की कमी किस पे हो रहा है, कांच के छड़ पे, इसलिए कांच का छड़ क्या होगा, धनात्मक। अगर रेशम का कपड़ा पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो रेशम का कपड़ा क्या होगा, ऋण आवेशित होगा क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो रहा है। तो रेशम के कपड़े के बारे में पूछता तो रेशम का कपड़ा ऋणात्मक होता है, लेकिन कांच के छड़ के बारे में पूछा इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो निकायों के आवेश समान है एवं उन्हें एक दूसरे के निकट रखा जाता है फिर वे करेंगे, मतलब दो आवेश जिन पर आवेश क्या है, समान है, एक दूसरे के पास है तो क्या करेंगे, एक आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ना तो आकर्षित करेंगे ना तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, क्योंकि हम जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। और विपरीत प्रकृति का आवेश हो जाए तो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, मतलब उनके बीच आकर्षण होगा। और एक वस्तु आवेशित हो, धन रूप से आवेशित हो या ऋण रूप से आवेशित हो, और दूसरा जिसपे कोई आवेश ना हो, तब भी दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, इस चीज को डायग्राम से समझ लेते हैं हम लोग। मान के चलिए कहीं पे माइनस माइनस दो आवेश हो गया या प्लस प्लस। ठीक है, मतलब एक जैसा प्रकृति का आवेश हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अगर विपरीत प्रकृति का आवेश हो जाए, प्लस माइनस हो जाए, ठीक है, या माइनस प्लस हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण। और एक और केस बनता है जब एक वस्तु आवेशित हो, ऋणात्मक रूप से आवेशित हो या धनात्मक रूप से आवेशित हो, और जिसपे दूसरा वस्तु जिसपे कोई आवेश ना हो, मतलब उदासीन हो, यहाँ पे लिख देते हैं उदासीन। ठीक है, तो इनके बीच क्या होगा,
आकर्षण होगा। ठीक है, अगर एक वस्तु आवेशित हो धन रूप से या ऋण रूप से और दूसरा उदासीन हो तो हमेशा आकर्षण, प्लस माइनस मतलब विपरीत प्रकृति का आवेश आकर्षण, समान प्रकृति का आवेश विकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण या विकर्षण। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है जब दो निकाय के आवेश समान हो तो, सॉरी वही क्वेश्चन है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक आवेशित निकाय दूसरे निकाय को आकर्षित करता है तो दूसरा निकाय डैश है। ठीक है, तो देखिए दो जगह आकर्षण का काम हो सकता है। अभी अभी हम लोग ने पढ़ा आकर्षण यहाँ पे दो जगह हो सकता है। एक की वस्तु क्या हो जाए, अपोजिट चार्ज हो जाए। दो वस्तु है, मान के चलिए दो वस्तु है, इस पे अपोजिट चार्ज हो जाए, अगर प्लस है तो दूसरा ऋण आवेशित होना चाहिए तो आकर्षण होगा। या दूसरा केस यहाँ पे बनता है कि इस पे एक वस्तु पे आवेश हो और दूसरे पे आवेश ना हो तब भी आकर्षण का काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, धन आवेशित तो नहीं हो सकता है कि धन आवेशित के बीच पहला धन आवेशित है दूसरा भी धन आवेशित होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऋण आवेशित हो सकता है और उदासीन होने पर भी क्या होगा, उनके बीच आकर्षण होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऋण आवेशित अथवा उदासीन हो सकता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपकरण में से किसका उपयोग निकाय पर आवेश को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब इनमें से बताना है कि किसी जगह पे आवेश है या नहीं है, उसकी जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो विद्युत दर्शी का उपयोग हम लोग करते हैं कहीं पे आवेश है या नहीं है उसकी उपस्थिति के जांच करने में। ठीक है, यह एक सरल उपकरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है विद्युत अवरोधकों के सामग्री के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इनके माध्यम से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित नहीं होता, वे क्रिस्टल होते हैं, उनकी सतह के प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। मतलब इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये तो सरासर गलत है क्योंकि कोई भी वस्तु उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा ही होगा। ठीक है, बिना इलेक्ट्रॉन का कोई वस्तु हो नहीं सकता क्योंकि जो वस्तु है परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु किससे, मॉलिक्यूल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो होता है लेकिन इनके बीच क्या होता है, विद्युत अवरोधकों के बीच इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकता है। देखिए दो तरह का पदार्थ हम लोगों ने पढ़ा होगा, अगले स्लाइड पे समझते हैं। एक चालक, ठीक है, चालक हम लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनगिनत होता है, अनंत होता है और इससे क्या होता है, विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह हो सकता है। और दूसरा हम लोग ने पढ़ा है विद्युत रोधी, विद्युत रोधी। ठीक है, इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, नगण्य होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये चालन का मतलब आवेश का प्रवाह कराता है, ये आवेश का प्रवाह नहीं कराता है। आवेश का प्रवाह होता है, यहाँ पे आवेश का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा, इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चालन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसके कारण। विद्युत रोधी में होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और जिसके कारण आवेश प्रवाहित नहीं होता है। तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चालक, देखिए चालक के बारे में दिया है। चालक को और अवरोधकों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जब किसी चालक को कुछ चार्ज स्थानांतरित किया जाता है तो वह आसानी से पूरी सतह पे वितरित कर लेता है। मान के चलिए चालक सतह है, ठीक है, चालक सतह है, तो अगर इस पे कुछ आवेश हम लोग क्या करेंगे, देंगे, मान के चलिए धन आवेश ही देते हैं इस पे, तो जो धन आवेश है इस चालक की सतह पर पूरी तरह से क्या होगा, वितरित हो जाएगा। और जो कुचालक है, विद्युत रोधी है, ठीक है, विद्युत रोधी है, अगर इस पे कोई आवेश देंगे, मान के चलिए प्लस आवेश ही देते हैं, तो जो इसका आवेश एक ही जगह पे स्थिर रहेगा, मतलब इसका स्थानांतरण नहीं होगा, एक ही जगह जहां आवेश देंगे जिस सतह पे उसी सतह पे रहेगा। लेकिन चालक में क्या होता है, धातु की सतह पे जैसे ही आवेश देते हैं तो क्या होता है कि आवेश पूरा सतह पे फैल जाता है, लेकिन विद्युत रोधी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। चालक के माध्यम से विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन इसका सही कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छा चालक है? इसके आधार पर हमको बताना है कि कौन सा एक अच्छा चालक है। ग्रेफाइट, चारकोल, एंथ्रासाइट, हीरा। ठीक है, तो ये सब तो विद्युत रोधी है, विद्युत रोधी। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एक अच्छा चालक, मतलब इनके मुकाबले में तो अच्छा चालक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे निम्नलिखित में कौन विद्युत का खराब चालक है? सोना, चांदी, तांबा। ये तो चालक है आपका। इससे क्या होता है? आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अभ्रक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अभ्रक से होकर विद्युत का संचालन नहीं होता है। ये बहुत खराब चालक है। ठीक है, चालक नहीं, विद्युत रोधी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परावैद्युत सामग्री के बारे में सही है? ठीक है, परावैद्युत सामग्री पहले समझ लेते, परावैद्युत होता क्या है, फिर इसको समझेंगे। देखिए, परावैद्युत एक विद्युत रोधी सामग्री होता है। क्या होता है? विद्युत रोधी। सबसे पहले परावैद्युत होने के लिए विद्युत रोधी होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही जब किसी मतलब आवेश के विद्युत क्षेत्र में इसको रखा जाता है तो विद्युतीय गुण दर्शाता है। विद्युतीय गुण दर्शाने का मतलब ये, जो इसका अणु होता है वो ध्रुवों में बंटने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परावैद्युत बोलते हैं। ठीक है, और इस चीज को समझ लेते हैं ठीक से। परावैद्युत एक विद्युत रोधी सामग्री जो एक विद्युत क्षेत्र में ध्रुवीकृत हो जाता है, उसे परावैद्युत हम लोग कहते हैं। मतलब एक विद्युत रोधी सामग्री परावैद्युत हो सकता है जब इसको किसी आवेश का विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं। तो क्या करता है? ये आवेश मतलब विद्युतीय गुण को दर्शाता है और साथ ही ध्रुवीकृत हो जाता है। इसका अणु क्या होने लगता है? ध्रुवीकृत होने लगता है। ठीक है, परावैद्युत वह सामग्री जिसके माध्यम से धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। तो चालक एक परावैद्युत सामग्री नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि चालक से हम लोग क्या कर सकते हैं? आवेश को प्रवाह करा सकते हैं। तो चालक कभी परावैद्युत नहीं हो सकता। ठीक है, परावैद्युत का गुण देख लेते हैं। परावैद्युत पदार्थ ठोस, तरल, गैस या निर्वात हो सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठोस भी हो सकता है, तरल, गैस या निर्वात हो सकता है। परावैद्युत का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? संधारित्र में इसका उपयोग करते हैं। ऊर्जा के मतलब ऊर्जा संग्रहण के भंडारण के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इनमें से परावैद्युत के लिए कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक चालक सामग्री परावैद्युत के हो सकता है, गलत है। केवल एक विद्युत रोधी सामग्री परावैद्युत हो सकता है, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, दोनों बोल रहा है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध के आधार पर धातु, गैर धातु और अर्धचालक की क्या करना है? व्यवस्था करना है। तो हम जानते हैं कि धातु का प्रतिरोध सबसे कम, उसके बाद गैर धातु, फिर गैर धातु नहीं, अर्धचालक, फिर आपका गैर धातु। सबसे ज्यादा होता है इसका प्रतिरोध, सबसे कम इसका होगा। ठीक है, इससे मतलब धातु से थोड़ा सा ज्यादा अर्धचालक का होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धातु का सबसे कम, अर्धचालक का थोड़ा ज्यादा, गैर धातु का सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सी आवेशन की विधि है? इसके मतलब बताना है कि इनमें से कौन किसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। देखिए, ये जो तीनों विधि है सभी द्वारा हम लोग आवेश किसी वस्तु पे उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, बारी बारी से सभी को समझ लेते हैं। देखिए, घर्षण विधि में हम लोग क्या करते हैं? दो वस्तुओं को समीप लाते हैं, उनको रगड़ कराते हैं। जैसे रगड़ कराएंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। यही ऊष्मा इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे चला जाता है। इससे क्या होता है? वस्तुएं आवेशित हो जाता है। अगर एक वस्तु जिसपे से इलेक्ट्रॉन जाता है, मान के चलिए दो वस्तुएं हैं, ये इनको हम लोग रगड़ कराएं तो इस पे से इलेक्ट्रॉन निकल के अगर इस पे जाएगा तो ये धनावेशित हो जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो इस तरह से घर्षण विधि में हम लोग आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। चालन विधि, देखिए चालन विधि में क्या करते हैं कि जिसपे एक चालक लेते हैं जिसपे आवेश होता है और दूसरा चालक लेते हैं जिसपे कोई आवेश नहीं होता है, दोनों को संपर्क कर देते हैं एक तार द्वारा या दोनों को चिपका के रख देते हैं। तो क्या होता है? जिसपे आवेश होता है वो, जिसपे आवेश नहीं होता है इस पे से आवेश, जिसपे आवेश नहीं होता है उस पे प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, और समान प्रकृति का आवेश प्रवाहित होने लगता है, जिससे क्या होता है? जो अनावेशित वस्तु होता है वो आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो चालन विधि द्वारा आवेशन में ये होता है। और प्रेरण विधि आवेशन में होता ये है कि एक आवेशित वस्तु को दूसरा जो होता है अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं। क्या करते हैं? पास लाते हैं। मान के चलिए इस पे कुछ आवेश होता है, आवेशित वस्तु है तो
पास लाते हैं लेकिन संपर्क में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इससे होता है क्या, जो इसका पास वाला सिरा है, ये पास वाला सिरा है, तो इस पे जो इस आवेशित वस्तु पे जो प्रकृति का आवेश होगा उसका ठीक विपरीत प्रकृति का उसके पास वाले सिरे पे आवेश क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। और दूर वाले सिरे, ये जो दूर वाला सिरा है, इस पे जब जो आवेशित वस्तु है जिस प्रकार का आवेश है उसके ऊपर वही प्रकार का आवेश दूर वाले सिरे पे क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरण, ठीक है, प्रेरण बोलते हैं। और याद रखिए प्रेरण विधि में आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है। क्या होता है, प्रेरण विधि में आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा जो वस्तु आवेशित किया जाता है जिसको अनावेशित वस्तु से, तो वो अभी भी उदासीन ही होता है। क्या होता है, अभी भी उदासीन होता है, क्योंकि जितना इस पे पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। दोनों का टोटल निकालने का अभी भी क्यू कितना मिलेगा, 0। लेकिन जैसे ही इसको भूदृत कर देते हैं, भूदृत करने का मतलब जमीन के संपर्क में ला देंगे, तो इस पे जो धनावेश होगा वो भूमि के अंदर चला जाएगा और शुद्ध रूप से जो वस्तु है वह ऋणावेशित हो जाएगा। मतलब जो इस पे धनावेश है तो दूसरा अनावेशित वस्तु को पास लाने से क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा कि प्रेरण विधि में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसका परिभाषा वैसा देख लेते हैं क्या हो सकता है। देखिए विप्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि एक वस्तु अनावेशित वस्तु को एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु का क्या करते हैं, पास लाते हैं, ठीक है, लाया जाता है। तो उदासीन वस्तु का एक भाग आवेशित वस्तु के जो करीब रहता है वह विपरीत रूप से आवेशित हो जाता है, और जो दूसरा भाग आवेशित वस्तु के दूर होता है, मतलब दूसरे सिरे पे होता है, वो क्या होता है, जो समान प्रकृति के आवेशित हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि एक वस्तु है, ठीक है, और दूसरा जिसपे कोई आवेश नहीं है, इस पे आवेश है। चालन प्रेरण विधि में होता ही है कि ये जो पास वाला सिरा है तो इस पे जो आवेश होगा ठीक उसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा, तो इसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋण आवेश हो जाएगा, अगर धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण होता तो धन हो जाता, ठीक है। और जो दूर वाला सिरा है, जो दूर वाला सिरा है ये, इस पे क्या हो जाएगा, जो आवेश आवेशित वस्तु पे होता है वही आवेश यहाँ पे क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। यही होता है आपका चालन विधि, ठीक है, प्रेरण विधि। आगे बढ़ते हैं। विप्रेरण द्वारा आवेशन में एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु एक दूसरे को छूती है, एक दूसरे को नहीं छूती है, तो एक दूसरे को नहीं छूती है। प्रेरण विधि में आवेशन की क्रिया कराते हैं तो एक वस्तु दूसरे वस्तु को नहीं छूती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया के दौरान किस कण को स्थानांतरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक उदासीन निकाय एक आवेशित धातु छड़ की मदद से चालन द्वारा, किसके द्वारा, चालन द्वारा आवेशित किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में छड़ पर आवेश, मान के चलिए एक छड़ है, ये क्या है, एक उदासीन की निकाय के एक आवेशित छड़ की मदद से चालन द्वारा क्या करते हैं, उसको आवेशित करते हैं। तो उदासीन निकाय मान के चलिए है, इसे तार से संपर्क में लाते हैं। तो जो वस्तु मान के चलिए पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज का कुछ भाग इस पे आने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। अनावेशित जो वस्तु है वो धनावेशित होने लगेगा। लेकिन देखिए कि इसी पर का चार्ज किस पे जा रहा है, अनावेशित वस्तु के पास, तो जो छड़ पर का आवेश होता है वो घटता है। देखिए याद रखिएगा कि चालन विधि में वस्तु का आवेश घटता है, ठीक है, और विद्युत प्रेरण विधि में ऐसा नहीं होता है, वस्तु का आवेश जैसा है उतना ही रहता है, वो आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, आवेश दूसरे वस्तु अनावेशित वस्तु पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक उदासीन वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित धातु छड़ की मदद से आवेशित किया जाता है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया में छड़ पर का आवेश बढ़ेगा घटेगा अपरिवर्तित रहेगा। क्यों अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि यहाँ पे किस प्रेरण, विद्युत प्रेरण का उपयोग कर रहे हैं, और विद्युत प्रेरण में आवेश का प्रवाह नहीं होता है। मतलब जो वस्तु पे अगर पहले जितना आवेश था, मान के चलिए प्लस 10 कूलम आवेश था, तो बाद में विद्युत प्रेरण क्रिया कराने के बाद भी इस वस्तु पे 10 कूलम का ही आवेश रहेगा। लेकिन चालन विधि में ऐसा नहीं होता है, ये 10 कूलम से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो चालन विधि में आवेश का स्थानांतरण होता है, विद्युत प्रेरण विधि में आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय पर आवेश का परिमाण नहीं हो सकता, मतलब इसमें बताना है कि इनमें
किसी वस्तु पे आवेश की मात्रा नहीं हो सकता है। तो आवेश का क्वांटिमीकरण का सिद्धांत लगाएंगे। क्या होता है सिद्धांत? Q बराबर एन ई। एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर का आवेश, और एन क्या होता है? एक पूर्णांक होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटिमीकरण का सिद्धांत। क्वांटिमीकरण का सिद्धांत कहता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का मात्रा क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का ही पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण गुणज के रूप में कहना का मतलब हुआ कि 1000 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 10 लाख इलेक्ट्रॉन के बराबर, 20 लाख इलेक्ट्रॉन के बराबर ही किसी वस्तु पे आवेश आ सकता है। ऐसा नहीं हो कि 2/5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ गया, 3/5 इलेक्ट्रॉन के गुणज के बराबर आवेश आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो Q बराबर एन, जो यहाँ पे एन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। मतलब अगर 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी वस्तु पे आवेश हो सकता है, 60 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आवेश हो सकता है, लेकिन 5/2 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी वस्तु पे आवेश नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यही हुआ, जो यहाँ पे एन आना चाहिए वो पूर्णांक आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? आवेश का मात्रा दिया है और इलेक्ट्रॉन पर का आवेश हमको पता है कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, तो इससे भाग देंगे। एन का मान निकालना है तो क्या कीजिए? Q/E बराबर एन। ठीक है, और बारी बारी जांचेंगे, सभी ऑप्शन में क्या करेंगे? बारी बारी जांचेंगे। जहां पे Q/E आवेश बटा इलेक्ट्रॉन पर का आवेश का मान क्या मिलना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मिलेगा तो समझिए वह वस्तु पर का आवेश हो सकता है, और जहां पे पूर्ण संख्या नहीं मिला वह वस्तु पर का आवेश नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा इस फॉर्मूला का प्रयोग करके। एन का मान क्या आना चाहिए? पूर्ण संख्या। जहां पे पूर्ण संख्या आया तो समझिए वस्तु पे आवेश हो सकता है। अगर पूर्ण संख्या नहीं आया, जैसे 3/2 आ जाए, 1/2 आ जाए, तो उतना आवेश नहीं हो सकता है किसी वस्तु पे। ठीक है, तो इसमें बारी बारी भाग देंगे। किससे? 1.6 गुना 10 के पावर -19 से। ठीक है, अगर पूरा पूरा भाग लग गया तो ठीक है, वस्तु पे आवेश होगा, और पूरा पूरा भाग नहीं लगा तो वस्तु पे आवेश नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें भाग लग जाएगा पूरा पूरा, 1.6 से भाग करेंगे 2 से, और 10 के पावर -19, 10 के पावर -19 कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा। कि 6.4 1.6 से कट रहा है, 4.8 1.6 से कट रहा है, और 10 का पावर -19, 10 का पावर -19 एक दूसरे को निरस्त कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक ऑप्शन ए पे चेक कर लेते हैं। 3.2 गुना 10 के पावर -19 किससे भाग देंगे? इलेक्ट्रॉन पर के आवेश। इलेक्ट्रॉन पर का आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19। देखिए 10 के पावर -19, 10 के पावर -19 कट गया, और ये कटेगा 2 बार में। तो 2 क्या है? पूर्ण संख्या, इसलिए ये किसी वस्तु पर आवेश का मात्रा इतना हो सकता है। ठीक है, इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि -1.6 माइक्रोकूलम आवेश डैश द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। 10 का पावर 13 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर, देखिए ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करना है तो इलेक्ट्रॉन को तो निकाल कर आवेश हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, और प्रोटॉन तो आवेश उत्पन्न करने के लिए भागीदारी ही नहीं होता है, मतलब उसका कोई हाथ ही नहीं होता है। आवेश उत्पन्न करने का हाथ केवल इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सीधा इसका निकल गया बी। 10 के पावर 13 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर, देखो इलेक्ट्रॉन को मिलाने से क्या होता है? जो वस्तु होता है ऋण आवेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन का कमी करने से, मतलब इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पे निकालने से धन आवेशित होता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देते हैं। यदि 4 कांच की छड़ पर आवेश क्रमशः 2Q -Q -5Q और 3Q है, तो प्रणाली में संग्रहित कुल आवेश कितना होगा? तो आवेश का गुण हम जानते हैं क्या है? कि आवेश योज्य होता है। आवेश योज्य होते हैं। कि कहने का क्या मतलब हुआ कि कहीं पे अगर टोटल नेट आवेश निकालना है, मान के चलिए एक वस्तु है जिसपे आवेश दिए -Q +5Q -6Q। ठीक है, ऐसे करके आवेश दिया जाए और पूछा जाए कि इस वस्तु पे नेट कितना आवेश होगा, तो साधारण बीजगणित के नियम का प्रयोग करके हम लोग टोटल आवेश निकाल सकते हैं। तो -Q और -6Q, -7Q में से 5Q घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस में 2Q। तो इस पे टोटल आवेश कितना होगा? -2Q। तो आवेश योज्य होने का कहने का मतलब यही हुआ कि साधारण बीजगणित के नियम का प्रयोग करके आवेश टोटल आवेश निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल आवेश निकालने के लिए क्या कीजिए? सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा? -Q। ठीक है, 2 यहाँ से घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 और 3 जोड़ के 4, -5 हटाएंगे तो -Q यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 5 और 6 यहाँ पे हो गया प्लस में 5Q, और यहाँ पे करने के बाद हो गया माइनस में 6Q। टोटल निकालेंगे जो Q नेट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? -Q। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आवेश योज्य होते हैं, सेम वही चीज लिखा है। यदि किसी प्रणाली में कई बिंदु आवेश होते हैं तो प्रणाली का कुल आवेश सभी आवेशों के बीजगणितीय जोड़ से प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब वही हुआ, ठीक है। ये गुण है आवेश का। जब एक कांच की छड़ को रेशम के साथ क्या करते हैं, रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ का द्रव्यमान क्या होता है। देखिए कांच की छड़ से रगड़ने पर रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ने पर क्या होता है, कांच का छड़ धनावेशित होता है। जब भी कोई वस्तु धनावेशित हो तो उसका द्रव्यमान घटता है, ठीक है। ये द्रव्यमान का क्रम याद रखिएगा। मान के चलिए वस्तु ए है, ठीक है, ये धनावेशित है। वस्तु ये है, ये उदासीन है, इस पे कोई आवेश नहीं है। और एक और वस्तु है जो ऋणावेशित है, इस पे ऋणात्मक रूप से आवेशित है। अगर द्रव्यमान का क्रम देखे जाए, द्रव्यमान का क्रम, तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है ऋणावेशित वस्तु का, उसके बाद उदासीन, और सबसे कम द्रव्यमान होता है जो धनात्मक रूप से आवेशित होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घटेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब एक निकाय को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ता है, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर धनावेशित होगा तो द्रव्यमान घटेगा, और ऋणावेशित होगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। तो ये भी दोनों कहाँ पे मिल रहा है, तो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए विद्युत आवेश का आयाम है, आयाम कहने का मतलब यहाँ पे आपसे बीमा पूछ रहा है, बीमा पूछ रहा है। तो बीमा पूछने के लिए हमको मात्रक पता होना चाहिए। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। कूलाम बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम्पियर गुना सेकेंड। एम्पियर गुना क्या होता है, सेकेंड। एम्पियर का बीमा क्या होता है, ए ही होता है, और समय के लिए क्या होता है, टी होता है। तो आवेश का बीमा क्या हो जाएगा, आवेश का बीमा हो जाएगा एटी। तो देख लीजिए कहाँ पे एटी है, ये देखिए सब ये पावर में है, ठीक है। एटी आपका यहाँ पे मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि यदि किसी निकाय में इलेक्ट्रॉनों की संख्या x है और प्रोटॉनों की संख्या y है तो निकाय पर आवेश का परिमाण कितना होगा। इनमें से बताना आवेश पर परिमाण कितना होगा। देखिए जो 10 के पावर -19 है, पावर में है, ये सब जो भी है संख्या पावर में है। इसको सही एक जगह लिख लेते हैं। यहाँ पे है x - y गुना में 10 का पावर -19 कूलम, मतलब ये जो भी दिया है 10 का पावर -19 कर दिया है, ये आपका पावर में है, ठीक है। तो बताना है, देखिए इसको अगली स्लाइड पे समझते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, -1.6 गुना 10 के पावर -19, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। अगर x इलेक्ट्रॉन पे आवेश निकालिएगा तो कितना होगा, x इंटू 1.6 माइनस में होगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। और एक प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, उतना ही आवेश होता है, लेकिन ये किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। और एक्स वाई प्रोटॉन पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई प्रोटॉन पे निकालेंगे तो वाई से गुना करा दीजिए, 1.6 गुना 10 के पावर -19, ठीक है। और हम जानते हैं कि आवेश क्या होता है, योज्य होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इस पे एक आवेश और इस पे एक आवेश क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह 1.6 गुना 10 के पावर -19 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे। तो क्यू नेट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, जोड़ देंगे, ठीक है। इसको समीकरण 1 ले लीजिए, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। 1 + 2 से क्या कर सकते हैं, 1.6 गुना 10 के पावर -19 क्या है, कॉमन ले लीजिए। इसको कॉमन ले लेंगे, 10 के पावर -19। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा माइनस में, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में y बचेगा। इस ऑप्शन को देख लेते हैं, -x + y इंटू में 1.6 गुना 10 के पावर -19 कहाँ पे है, यहाँ पे तो प्लस में x दे दिया, प्लस में x दे दिया, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये हो सकता है y - x है, और 1.6 गुना 10 के -19 कूलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड पर आवेश हमेशा डैश का एक समाकल
गुणक होता है। तो ये क्वांटीकरण के सिद्धांत से हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर का आवेश एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश के परिमाण के गुणनफल के ही समानुपाती होता है। यही क्वांटीकरण का सिद्धांत होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर का आवेश का परिमाण या प्रोटॉन पर का आवेश का परिमाण प्रकृति में सबसे न्यूनतम मान होता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब इससे छोटा आवेश नहीं हो सकता। जब भी आवेश होगा किसी वस्तु पे तो या तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा, पूर्ण गुणज के रूप में, पूर्ण गुणज से और थोड़ा इधर उधर हुआ तो समझिए कि उस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश का मात्रा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे किसी वस्तु पे 5.3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश नहीं हो सकते। जब भी आवेश होगा 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 7 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब ऐसे होगा, बटा भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर या एक प्रोटॉन या दोनों हो सकता है, एक और दो दोनों सही हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के समाकल गुणांक हो सकता है या प्रोटॉन के समाकल गुणांक हो सकता है। ठीक है, क्वांटीकरण का सिद्धांत देखिए, क्वांटीकरण का मतलब ही होता है कि सबसे छोटी किसी अविभाज्य संख्या के रूप में ही मापन को क्वांटीकरण कह सकते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण करने का मतलब हुआ कि आवेश में जो सबसे छोटा मान है, तो सबसे छोटा मान 1.6 × 10⁻⁻19 है। ठीक है, यही किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है या प्रोटॉन का परिमाण होता है, आवेश का परिमाण होता है। तो इसी के समाकल गुणांक के रूप में आवेश का मापन करते हैं। तो इसी चीज को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। देखिए, प्रायोगिक रूप से यह स्थापित किया गया है कि सभी मुक्त आवेश इलेक्ट्रॉन द्वारा दर्शाए गए आवेश की एक बुनियादी इकाई के समाकल गुणांक है। आवेश का यह बुनियादी इकाई वह आवेश है जो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन द्वारा वहन हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब वही हुआ कि किसी भी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन का मात्रा या तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो गया या एक प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ठीक है, कभी भिन्न के रूप में नहीं होगा, मूल रूप यही है इसका। यदि निकाय पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर धनात्मक आवेश होता है तो घटता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश का गुणधर्म नहीं है, मतलब आवेश का गुणधर्म इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। आवेश एक अदिश राशि है, तो आवेश का गुणधर्म है आवेश एक अदिश राशि। आवेश एक सदिश राशि नहीं, ये नहीं हो सकता। आवेश संरक्षित होता है, ये भी है। आवेश क्वांटीकरण होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वात की सापेक्ष विद्युतशीलता है, एक से कम, एक से अधिक, एक। सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का मान पूछ रहा है निर्वात के लिए। तो निर्वात के लिए कितना होता है, एक होता है। ठीक है, और धातु के लिए होता है, धातु कहिए या चालक कहिए, इसके लिए होता है इन्फिनाइट, अनंत होता है। और अधातु के लिए, इसके लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। और अधातु मतलब अधातु या जो भी विद्युतरोधी सामग्री या अन्य सामग्री बोल दीजिए इसको, अन्य सामग्री जो होगा, ठीक है, उसका जो एप्सिलॉन का मान होगा, एप्सिलॉन आर का मान होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा। ठीक है, और इसका अनंत होता है। ठीक है, तो जो भी निर्वात का सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होगा, एक के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ पद दे दिया है तो इसको समझेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो आवेशों को पहले हवा में और फिर पानी में डाला जाता है तो दोनों आवेशों के बीच का बल किसमें कम होगा। मतलब पूछ रहा है कि दो आवेश पहले हवा में है, फिर उसको पानी में डाला जा रहा है, तो कहाँ पे आवेश का मात्रा कम होगा, तो पानी में कम होगा, क्योंकि पानी में एप्सिलॉन आर का मान ज्यादा होता है किससे, निर्वात में से। और जहाँ पे ये एप्सिलॉन आर का मान ज्यादा होगा वहां पे आवेशों के बीच लगने वाला बल कम होता है। ठीक है, कैसे कम होता है इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, एफ जो होता है कूलाम के नियम से हम क्या जानते हैं, Q1 Q2/r²। मान के चलिए दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है, उनके बीच लगने वाला बल जो होता है 1/4πε0। ये कहाँ पे लगता है, निर्वात में लगता है। ठीक है, Q1 Q2/r², मतलब जो लगने वाला बल होता है आवेश के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, और जो उनके बीच दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा संबंध से संबंधित होता है। ठीक है, 1/4πε0। ठीक है, और हम एक और पद हम लोग पढ़े हुए हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता। सापेक्ष विद्युतशीलता ये क्या होता है, किसी माध्यम में विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। इसको हम लोग बोलते एप्सिलॉन आर द्वारा सूचित करते हैं, और ये चीज होता है
किसी माध्यम में विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात में विद्युतशीलता का संकेत होता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इन दोनों का अनुपात को ही सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, और इसका मान क्या होता है, हवा के लिए 1 होता है या निर्वात के लिए 1 होता है, मतलब हवा के लिए लगभग 1.03 होता है, जिसको लगभग में हम लोग 1 ही मानते हैं। अन्य पदार्थ के लिए क्या होता है, धातु को छोड़कर अन्य पदार्थ के लिए 1 से बड़ा होता है और धातु के लिए अनंत होता है इसका मान। ठीक है, तो एफ नॉट बराबर क्या होता है 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही किसी माध्यम में बल जाता है तो ये बल लगने लगता है, ये बल हो जाता है 1/4πε0 एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके इतना इक्वल बल हो जाता है। और यहाँ से एप्सिलॉन का मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, गुना Q1 बाई Q2 आर स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। और ध्यान से देखिए 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये क्या है, निर्वात का बल है। तो इसलिए हमारा एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। देखिए एप्सिलॉन आर का मान जैसे जैसे क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती संबंध में, तो एप्सिलॉन आर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा बल का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसलिए जो सबसे अधिक बल लगेगा आवेशों का निर्वात में लगेगा, फिर जाके माध्यम में लगेगा। तो इसलिए पानी में क्या होगा, किस में कम होगा, तो पानी में कम होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिए कि जैसे ही माध्यम में जाते हैं और जितना अधिक सापेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम में जाएंगे उसमें बल उतना ही कम होगा। मान के चलिए किसी माध्यम का सापेक्षिक विद्युतशीलता 5 है और किसी का 15 है, 5 वाले में अगर 1 बल लग रहा है तो 15 वाले में 5 से कम बल लगेगा। ठीक है, यही चीज होता है जब हम माध्यम में जाते हैं, बलों का जो आवेशों के बीच बल है वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी 4 गुनी बढ़ जाती है तो दोनों आवेशों के बीच का बल डैश हो जाएगा। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि 2 आवेश है जिनके बीच कुछ बल लग रहा है, अगर दूरी को 4 गुना कर दिया जाए तो बल क्या होगा। मान के चलिए कि 2 आवेश Q1 Q2 है, Q1 Q2 है, इनके बीच दूरी r को ले लेते आर स्क्वायर, तो अभी बल इतना लग रहा है। लेकिन जैसे ही दूरी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, 4 गुना करना है, Q1 Q2 और इसको r है तो 4r करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करके 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब बताना है कि इसमें कितना गुना बढ़ जाएगा, मतलब 16 गुना बढ़ जाएगा, 16 गुना घट जाएगा, 4 गुना बढ़ेगा, 4 गुना घटेगा। तो एफ नॉट और इसका मान देखिए के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर किसकी इक्वल है, एफ की इक्वल है, तो एफ बाई 16। तो जो बल था वो 16 गुना क्या हो गया, हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब 16 गुना घट जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 2 आवेशों का परिमाण 6 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम है और उनके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है। फिर 2 आवेशों के बीच बल होगा, मतलब इन आवेशों के बीच बल होगा। ठीक है, तो देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है, एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है, समानुपातीय नियतांक होता है जिसका मान कितना होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और जो मान कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, इतना मान होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाता है। तो इससे इसमें क्या करेंगे, सभी मानों को रखेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका कमेंट में आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे और भी जो टॉपिक इस चैप्टर में है उस टॉपिक पे क्वेश्चन को करेंगे और उस टॉपिक को याद करने का प्रयास करेंगे ताकि हम एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और हमारा रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद।